Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों, we are solving previous year questions and CBSE important problems of chapter 1 electric charge and field of NCERT. So बच्चों, हमने डाइपोल के कुछ क्वेश्चंस किए थे. अब हम आगे डाइपोल के टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों. तो कुछ क्वेश्चंस और हम देख रहे हैं आगे. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम से पूछा जा चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. डाइपोल के काफ़ी कंसेप्ट यहाँ से हमें क्लियर होंगे. तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें. क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा, सबसे पहले लेते हैं. तो आप देखो इधर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, उसमें डाइपोल को रखना है, फिर उस पर नेट फोर्स निकालना है और टोटल टॉर्क एंड टोटल फोर्स निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, तो अगर मैं इसमें कुछ पार्ट रिमूव कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बच्चों कैसे बनाते हैं. लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट. ये एक लाइन मिट गई है इसमें से, वो वापस आ जाएगी. तो हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन बनाते हैं और इक्वल डिस्टेंस से बनाते हैं. ये क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमको इसमें एक डाइपोल रखना है. तो डाइपोल मीन्स -q + q. तो बच्चों, ये -q और +q, ये हमने एक डाइपोल इसमें रख दिया. इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 2a. और डाइपोल मोमेंट क्या है, p, जिसकी डायरेक्शन किधर है, -q से +q की तरफ है. अब इसमें देखो क्या होगा कि +q और -q दोनों पे फोर्स लगेगा. तो अगर आप देखें तो ये डाइपोल हमने रख दिया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है -q से +q. ओके. और इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर देख ही रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. इसको मैं, इस लाइन को बच्चों में एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, इधर पॉजिटिव एक्स ले रहा हूँ तो आई कैप, और इधर नेगेटिव एक्स -i कैप. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, और किधर है, आई कैप में है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई आई कैप, ये फील्ड हो गया. फिर डाइपोल मोमेंट क्या है, पी, और उसका डायरेक्शन -q टू +q, और दोनों के बीच में थीटा क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. तो देखो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, डाइपोल मोमेंट कितना है, q × 2a होता है. डायरेक्शन किधर होती है बच्चों, -q टू +q. थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पे एंगल बिटवीन p एंड e. तो ये चीज़ हमारे पास है बच्चों. दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव. अब हमें क्या करना है, डाइपोल पे नेट फोर्स निकालना है, या डाइपोल पे फोर्स निकालना. डाइपोल का मतलब है क्या, डाइपोल का मतलब है +q और -q. तो +q पे फोर्स निकालना है, -q पे फोर्स निकालना, और दोनों का फिर हम क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है बच्चों, आप जानते हो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है बच्चों फील्ड की डायरेक्शन में. तो कितना लगेगा, तो पॉजिटिव फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज हमें निकालना है, फोर्स ऑन +q. तो +q पे फोर्स कितना लगेगा, तो चार्ज +q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप. तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों QE, और डायरेक्शन हो गई +i कैप. +i कैप मतलब राइट साइड में. तो ये वाला जो है, ये फोर्स आ गया हमारे पास किस पे, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द फोर्स ऑन +q. ये +q के ऊपर फोर्स आ गया जिसका मैग्नीट्यूड QE है, और डायरेक्शन बच्चों कौन सी है, +i कैप. अच्छा, हम -q पे निकालते हैं. तो -q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई कैप, तो मैग्नीट्यूड हो गया QE, और डायरेक्शन हो गई बच्चों -i कैप को दे देंगे -i कैप.
तो ये वाला फोर्स भी क्यू ई है, बट इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स माइनस आई कैप में है। ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव वाले चार्ज पे फोर्स किधर आ रहा है, नेगेटिव वाले चार्ज पे फोर्स आ रहा है माइनस आई कैप में। तो इस पे फोर्स लिख दिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम करना है। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल निकालना है। तो अगर मुझे डाइपोल पे फोर्स, हम सिंपली फोर्स ही बोल सकते हैं, बिकॉज डाइपोल पे फोर्स का मतलब कुछ भी नहीं बोलते तो नेट फोर्स ही होता है। तो हमें क्या करना है, नेट फोर्स अगर मुझे डाइपोल पे निकालना है तो प्लस क्यू पे फोर्स माइनस क्यू पे फोर्स दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना है। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बच्चों में प्लस क्यू पे फोर्स कितना है, क्यू ई है लेकिन प्लस आई कैप में है, और दूसरे वाले पे भी क्यू ई है मैग्नीट्यूड में बट माइनस आई कैप में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई कैप को कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया प्लस क्यू ई और ये रह गया, ये माइनस इस प्लस के साथ आ गया, तो बच्चों ये हो गया माइनस क्यू ई। तो प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, तो ये ज़ीरो हो गया, तो फोर्स ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज ज़ीरो। ये हमें बिल्कुल परफेक्टली याद रखना है कि डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो बच्चों उस पर नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो आएगा। अच्छा देखो इससे क्या होता है आगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अदर पार्ट्स में ये चीज़ पूछी हुई है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों। नेट फोर्स होता है एफ नेट इक्वल टू एम ए। ये जो एफ नेट होता है, नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो होता है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। अगर बच्चों ये एक सिंगल पार्टिकल है तो ये उसका एक्सेलरेशन होता है ए, लेकिन अगर ये एम मास एक पार्टिकल का नहीं है बल्कि 2 3 4 मतलब सिस्टम का मास है, तो फिर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं वो सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं। और अगर सिंगल पार्टिकल है तो फिर हम लोग उस पार्टिकल का लिखते हैं। तो अब नेट फोर्स तो ज़ीरो आ गया। अच्छा ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो नेट फोर्स क्या आ गया, ज़ीरो। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो आ गया तो एम को ज़ीरो के नीचे भेजोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो ये अगर ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का जीरो होता है ना। तो इसका मतलब है कि डाइपोल पे अगर नेट फोर्स जीरो आ गया तो इससे क्या चीज़ होगी, एक्सेलरेशन डाइपोल का जीरो होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो जो डाइपोल के पास बच्चों इनिशियली जो वेलोसिटी डाइपोल के पास रहेगी वही उसके पास मेंटेन रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल विल बी ज़ीरो एंड वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल के इक्वल होगी। अगर मान लो डाइपोल इनिशियली रेस्ट में है बच्चों तो रेस्ट में रहेगा, और इनिशियली लेट से कि 2 मीटर पर सेकंड से अगर आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी 2 से आई में जाता रहेगा। तो लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोलता तो हम इनिशियली उसको रेस्ट में मान रहे हैं। तो इनिशियली अगर डाइपोल रेस्ट में है तो बाद में भी वो रेस्ट में रहेगा। मतलब ये हुआ कि नो ट्रांसलेटरी मोशन, उसका कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा बच्चों। तो डाइपोल जो है अगर उस पर नेट फोर्स ज़ीरो आता है, जब भी यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे बच्चों पक्का नेट फोर्स ज़ीरो आएगा और डाइपोल का कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा अगर इनिशियली वो मूव नहीं कर रहा है तो। ओके, तो ये हुई बच्चों नेट फोर्स की बात। अब नेट टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क बच्चों फोर्स ही जनरेट करता है। ये जो फोर्सेज होते हैं यही टॉर्क डेवलप करते हैं। तो हमें इन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फोर्सेस लग कैसे रहे। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो कि एक रॉड है, ये एक रॉड है, और अगर आप इस पर ऐसे 2 फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड कभी घूमेगी क्या, कभी नहीं घूमेगी। क्यों नहीं घूम रही, क्योंकि आपके फोर्स तो हैं बट ये फोर्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो ये नहीं घूमेगी। लेकिन अगर बच्चों यही रोड अगर ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है रोड, और आप फोर्सेज ऐसे लगाते हैं तो फिर ये ऐसे टर्न हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में क्यों घूम रही है, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ये है, इस फोर्स की लाइन ये है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये सेम नहीं होती है, जैसे यहाँ दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है यहाँ पे तो, बट यहाँ तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती है तो फिर टॉर्क डेवलप होता है। ठीक है, या तो एक सिंगल फोर्स होना चाहिए या लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन मैंने बनाई है, तो आप देखें तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन जो है रेड कलर से ये बनाई है, तो ये तो है इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन प्लस क्यू की, और ये वाली लाइन ऑफ एक्शन किसकी है, माइनस क्यू की।
तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये इसको रोटेशन देंगे इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि F प्लस क्यू एंड F माइनस क्यू पे अगर मैं बात करूं तो पहला इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्यू ई, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब भी बच्चों दो फोर्स जो होते हैं ना, अगर वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इफ टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देन वी कॉल इट कपल ऑफ फोर्स। तो हम इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है कपल ऑफ फोर्स और सिंपली कॉल्ड कपल। बट तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नॉट कोलिनियर, सो दे विल प्रोड्यूस टॉर्क एंड रोटेट डाइपोल। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और डाइपोल अगर फ्री है रोटेट करने के लिए तो ये उसको रोटेट कराएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल फोर्सेस कोलिनियर नहीं है, तो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे बच्चों डेफिनेटली। तो हमें क्या करना है, ये टॉर्क निकालना है। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इसका डायरेक्शन देखेंगे। तो पहले हम इसका क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखना है टॉर्क का, कपल की वजह से। कपल ऑफ फोर्स जब होगा तो कितना टॉर्क डेवलप होगा उसका फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला 11th क्लास में ही हम पढ़ाते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ये स्पेशली कपल ऑफ फोर्स के वजह से जो टॉर्क डेवलप होता है उसी को कैलकुलेट करने का है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि आपको क्या करना है, अगर कपल की वजह से टॉर्क निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेज, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं ना क्यू ई वैल्यू के, उनमें से आपको एक फोर्स का ही मैग्नीट्यूड लेना है। वन ऑफ द टू फोर्सेज, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे और क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन बना लेंगे और लाइन ऑफ एक्शन जो आएगी दोनों फोर्स की, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें तो इस फोर्स की बच्चों लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है और इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है। तो अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हुई, ना कि ये वाली। अगर आपको ये लग रहा है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 2a जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ये वाली होगी बच्चों। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी 2a कॉस थीटा और ये आएगी 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई, 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन p एंड e। दो वेक्टर्स के बीच में ही एंगल होता है, दो डायरेक्शंस के बीच में। तो यहाँ दो वेक्टर कौन है, p और e। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा समझ आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हमने, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है और दोनों के बीच की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की क्या लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, क्यू ई, और बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a साइन थीटा। तो हमने क्या किया, q और 2a को एक साथ लिख दिया। वो आप समझ रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा, और q इंटू 2a को बच्चों हमने क्या बोल दिया, p। तो ये हमारे पास आ गया p साइन थीटा। तो याद रखो बच्चों, अगर p डाइपोल मोमेंट का डाइपोल e इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखा होगा तो इट विल एक्सपीरियंस p साइन थीटा टॉर्क। ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, p साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स तो जीरो आ गया था बच्चों, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं आया। कितना आया, p साइन थीटा। अब जरा देखो इधर, हमने देखा था p किधर था, तो डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन था बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अब प्लस क्यू पे फोर्स किधर लग रहा था, तो प्लस क्यू पे इधर लग रहा था और माइनस क्यू पे इधर लग रहा था। तो आप समझ सकते हैं डाइपोल का रोटेशन इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब कौन किधर घूम के आएगा, तो जो p वेक्टर है वो टर्न होके e की तरफ आने का आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, p को बोलेगा कि आप टर्न होके मेरे अलोंग आ जाइए, इधर इस डायरेक्शन में आ जाइए। तो ये डाइपोल टर्न करेगा p से e। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो जब भी कोई रोटेटिंग क्वांटिटी इस तरह से आती है, दो वेक्टर्स जब आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि टॉर्क भी वेक्टर है, p भी वेक्टर है, e भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर से अगर तीसरा वेक्टर आ रहा है, दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से, और साथ में साइन थीटा आ रहा है, तो ये कौन सा वाला मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये p क्रॉस e होगा कि e क्रॉस p। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें किधर टर्न हो रहा है ये, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कैसे टर्न हो रहा है, p से e टर्न हो रहा है, तो फिर p क्रॉस e ही इसका होगा डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे देखें कि अगर ये ऐसे टर्न हो रहा है तो डायरेक्शन किधर आएगा, तो आप क्या करें, अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स होती है, आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स होती है उनको आपको घुमाना है इधर, p से e।
पी से ई अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा आपको फिंगर्स जो होती है घुमाते टाइम पे क्या करना है, आपको जो फिंगर्स है और जो थंब है उनके बीच में एंगल 90 रखना है। मतलब ऐसा है कि जब आप घुमा रहे होंगे फिंगर्स को पी से ई, तो घुमाते टाइम पे आपकी जो फिंगर्स है और जो थंब है उनके बीच में 90 एंगल रखना है। फिर आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को घुमाना है पी से ई। तो पी से ई जब आप फिंगर्स को घुमाएंगे तो आपका थंब पेपर के अंदर की तरफ जाएगा। ये जो स्क्रीन है इसके अंदर की तरफ आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा, और स्क्रीन के परपेंडिकुलरली इनसाइड को बच्चों हम क्रॉस बोलते हैं, और अगर आप उसको माइनस जेड एक्सिस बोलते हैं तो आप माइनस के भी बोल सकते हैं। स्क्रीन के परपेंडिकुलरली बाहर वाले को के बोलते हैं तो अंदर वाले को माइनस के बोल देते हैं। इट्स योर चॉइस कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, कि ये आपका जो पी और ई है ये तो आपके स्क्रीन के सरफेस में है, स्क्रीन के प्लेन में है, लेकिन आपका थंब जो है मतलब टॉर्क जो है वो स्क्रीन के प्लेन के अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये टॉर्क का डायरेक्शन अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि टॉर्क जो है वो स्क्रीन के अंदर है, तो वो पी और ई दोनों से 90 एंगल बनाएगा। वैसे भी हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है तो हमेशा वो जो वेक्टर आता है वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। अब उन दोनों के परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। इस केस में जैसे मैं आपको सिंपली यहाँ पे डायग्राम से बताऊं कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक वेक्टर इस तरह से है, ये एक सरफेस बनाई मैंने, इसमें एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा ऐसे है। अब अगर फिंगर्स को आप ऐसे घुमाओगे इधर तो या तो आपका थंब ऊपर जाएगा, और अगर आप ऐसे घुमाओगे तो थंब नीचे आएगा इसकी। तो हमेशा ये जो वेक्टर आएगा दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगा जिनके क्रॉस से वो आ रहा है। तो P क्रॉस ई से कौन आ रहा है, टॉर्क, तो वो P और ई दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि इस जो टॉर्क की जो इक्वेशन है इसमें वो दो पेयर ढूंढो जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो भैया टॉर्क P के भी परपेंडिकुलर है, पहली बात, और दूसरी बात टॉर्क E के भी परपेंडिकुलर है, बिकॉज टॉर्क P और E जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं डायरेक्शन को। तो देखिए टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ P एंड E, और किधर होगा, इन द डायरेक्शन P क्रॉस E। अच्छा ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने हमसे टॉर्क की डेफिनेशन भी पूछ ली है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। तो बच्चों सारी डेफिनेशंस फॉर्मूला से आप बना सकते हो। डेफिनेशन से फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब डेफिनेशन से फॉर्मूला लिखने का मतलब है आप लैंग्वेज को मैथ में लिख रहे हो, और फॉर्मूला से डेफिनेशन का मतलब है बच्चों आप मैथ से लैंग्वेज बना रहे हो। तो यहाँ पे टॉर्क P क्रॉस E है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क अगर P क्रॉस E है तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टॉर्क इज डिफाइंड एज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो अगर हमें टॉर्क की डेफिनेशन पूछते हैं तो हम क्या लिखेंगे, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन भी आ गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या कवर कर लिया है, देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। देखो अगर फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ये हो गया है, सेकंड वाले में भी अगर आप देखें तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने बना दिया है यूजिंग अ सुटेबल डायग्राम सो दैट इट डज नॉट गो अंडर एनी ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम नेट फोर्स 0 लाके हम ये चीज़ बता दी है हमने। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग एंड स्पेसिफाई इस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी हमने बता दी है कि P क्रॉस E की डायरेक्शन में होगा, मतलब P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगा राइट हैंड रूल से। फिर ये काम हमने कर दिया है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम θ0 टू θ1, मतलब हमें डाइपोल को घुमाना है। पहले डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनिशियली कितना एंगल बना रहा है, θ0 बना रहा है, और बाद में फाइनली कितना बना रहा है, θ1 बना रहा है। तो ये तो θ0 से θ1 तक घुमाने में, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको घुमाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 लेकिन टॉर्क लग रहा है। तो अगर मुझे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो मुझे इसको अगर ऐसे घुमाना है तो मुझे अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बी पार्ट और पार्ट को इसमें। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई टॉर्क, किसी भी चीज़ को हम टॉर्क लगाते हैं और वो उसको घुमाता है θ1 से θ2, तो जैसे फोर्स का वर्क क्या होता था, इंटीग्रल एफ डी आर फोर्स का वर्क निकालते थे। यहाँ पे हमें किसका वर्क निकालना है, टॉर्क की वजह से वर्क निकालना है। तो यहाँ पे मुझे वर्क निकालना है टॉर्क की वजह से।
तो देखिए इसमें होगा क्या बच्चों कि अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क ऐसे लग रहा होगा और मुझे ऐसे घुमाना होगा, तो मुझे अपना एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक टॉर्क के अपोजिट। मतलब मैं उतना ही लगाऊंगा जितना इलेक्ट्रिक टॉर्क है, बट अपोजिट लगाऊंगा। देखो उससे क्या होगा कि मान लो ये टॉर्क तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और ये मैंने लगा दिया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो अगर आप इसको इधर लाएंगे तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, मतलब ये आप नीट जेई जो करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, बाकी डायरेक्टली इसको लर्न भी कर सकते हैं ये जो मैं बता रहा हूँ, तो इसको समझ ले थोड़ा। तो दो, एक हो गया फील्ड का टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क, एक हो गया एक्सटर्नल, इक्वल अपोजिट है, तो नेट टॉर्क क्या आ गया, जीरो। अब नेट टॉर्क जीरो आ गया तो टॉर्क होता है आई अल्फा, जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है ना। नेट फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन डेवलप करता है, तो नेट टॉर्क करता है एंगुलर, लेकिन नेट टॉर्क जीरो तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब जैसे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे रोटेटरी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है, आई इज अ मोमेंट, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा रोटेशनल में, जीरो। अब जो क्या होता है एक्सटर्नल वर्क जो होता है ना, वो होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हो नहीं रहा, तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाएंगे, कांस्टेंट ओमेगा से घुमाएंगे, तो वर्क पूरा पोटेंशियल में जाता है। लेकिन अगर आप इसको वेरिएबल स्पीड से घुमाएंगे, मतलब इसका ओमेगा भी अगर आप बदलना चाहेंगे, तो फिर आपको जो है वो टॉर्क जो है वो इलेक्ट्रिक से ज़्यादा अलग लगाना पड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं कि ओमेगा भी चेंज हो, मतलब अल्फा एग्जिस्ट करे, नेट टॉर्क एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर नेट टॉर्क एग्जिस्ट करना चाहिए तो दोनों टॉर्क इक्वल नहीं होने चाहिए, जितना इलेक्ट्रिक का टॉर्क है उतना आपका नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी मतलब नेट समथिंग कुछ आना चाहिए टॉर्क। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखने की है इसमें। बट हम इसमें इसको इनिशियली भी ये मान रहे हैं कि इनिशियली भी इसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, और जब घुमा के इसको थीटा नॉट पे भी जीरो है, और थीटा वन पे भी जब ये घूम के चला जाएगा तो वहाँ भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो ही होगी। मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट दोनों ही रेस्ट वाली है। तो इसका मतलब है कि फिर आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, तो आपका जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में ही जाएगा। तो वो एक तरीके से ये जो वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि ये इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं उसका सिंपल आंसर है बच्चों, टॉर्क लग कितना रहा है, टॉर्क लग रहा है पी साइन थीटा। जब ये घूमेगा, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली बताऊँ कि जैसे लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट मान लो इधर है इनिशियली ये स्टेट है इसकी पी की, तो इनिशियली एंगल है ये थीटा नोट, फिर थोड़ी देर बाद इसकी स्टेट ये वाली हो जाएगी, फिर ये एंगल बन जाएगा। तो अब जब ये एंगल बन जाएगा, चलो इसको इधर और घुमा दो ज़्यादा एंगल पे, मोर देन 180, तो अब ये एंगल बन गया, तो ये एंगल हो गया थीटा वन। फिर मैं एक बीच की स्टेट बना देता हूँ, ये बीच की स्टेट है, तो बीच की स्टेट में ये जो एंगल आ रहा है ये कितना होगा, तो ये कोई जनरल एंगल थीटा है। अब यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, तो टॉर्क लिखेंगे पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। अब अगर आप थीटा पे फोकस करें, अगर आप बच्चों थीटा पे क्या करें, कॉन्सेंट्रेट करें, तो थीटा बच्चों यहाँ पे घूमेगा तो थीटा का वैल्यू तो बदलेगा। तो अगर यहाँ पे थीटा को अगर आप देखें तो ये थीटा जो होगा ये कैसा है, वेरिएबल। तो अगर थीटा वेरिएबल है तो ये टॉर्क भी क्या हो गया, वेरिएबल। तो फिर वर्क निकालने के लिए बेटा इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन टॉर्क दी थीटा, थीटा नॉट टू थीटा वन, टॉर्क का वैल्यू डाल दो पी साइन थीटा डी थीटा, कांस्टेंट को बाहर निकालो, कांस्टेंट को ना पी, थीटा तो बदल रहा है तो साइन थीटा भी बदल रहा है, तो पी बाहर आ गया, साइन थीटा का हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। अब देखो साइन थीटा का जो है वो ये हम कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा का अगर मैं आपसे कहूँ डिफ्रेंशिएशन करो बच्चों कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे सर, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ माइनस लगा दो इधर भी, तो आप बोलोगे सर फिर इधर भी ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा हो गया प्लस साइन थीटा। तो माइनस हम बोल सकते हैं कि माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा को इंटीग्रेट जब करेंगे तो बच्चों ये इंटीग्रल डी थीटा साइन थीटा, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा ये आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो ये आ गया पी माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा नॉट टू थीटा वन, अप्लाई कर दी हमने।
फिर माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया बच्चों, तो ये हो गया माइनस पी और रह गया कॉस थीटा, थीटा नॉट टू थीटा वन। अब पहले यहाँ थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा वन, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस पी कॉस थीटा वन तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया, पहले अपर लिमिट डाली तो आया कॉस थीटा वन, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर लोअर लिमिट डाली थीटा नॉट तो फिर आया कॉस थीटा नॉट। तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा नॉट माइनस थीटा वन। तो ये वर्क डन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा है, चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमसे पूछा है कि डिफाइन टॉर्क, तो डिफाइन टॉर्क ऑन अ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड E। तो ये हमने टॉर्क को डिफाइन कर दिया पहले जैसे मैंने बताया था। टॉर्क इज डिफाइंड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E, तो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E हो गया। फिर हमें क्या बोल रहे हैं आगे इस क्वेश्चन में, तो इसके सेकंड पार्ट में व्हाट हैपन्स इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कई फील्ड यहाँ पे लाइनें पास पास है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ फील्ड वीक है। तो अब मैंने ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया। अब क्या होगा कि ये प्लस क्यू पे ये फोर्स लगेगा, यहाँ पे फील्ड मान लो E2 है बच्चों, यहाँ फील्ड कितना है, यहाँ फील्ड हम मान लेते हैं कि फील्ड यहाँ पे E2 है और यहाँ पे E1 है, पर E2 तो छोटा है ना E1 से, तो यहाँ फील्ड कमजोर है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होगा कि माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट, और प्लस क्यू पे किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन ये वाला फोर्स बड़ा लगेगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, चार्ज तो सेम है मैग्नीट्यूड में बट फील्ड तो बड़ा है, तो यहाँ पे ये फोर्स बड़ा लगेगा। तो अब दोनों फोर्स बड़े भी हैं और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है। तो अगर आप टोटल निकालेंगे इनका तो एक है माइनस क्यू E1, एक है माइनस क्यू E2, तो क्यू बाहर भी निकाल लेंगे तो E2 माइनस E1 आएगा बच्चों ये, पर ये जीरो नहीं आएगा बिकॉज E1 E2 इक्वल नहीं है, ना डायरेक्शन में इक्वल है ना मैग्नीट्यूड में इक्वल है। और ये वैसे भी एक भी चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, इधर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो फील्ड इक्वल नहीं होंगे, फील्ड इक्वल नहीं होंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। और ये जो फोर्सेज है ये इस पे अलग अलग टॉर्क लगाएंगे अलग अलग वैल्यू का, तो टॉर्क भी इस पे जीरो नहीं आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए जनरल रिजल्ट है, मतलब अगर फोर्सेज अगर कोलिनियर होंगे तो टॉर्क जीरो आएगा, भले वो अलग वैल्यू के हों, लेकिन अगर एक ही लाइन में लग रहे हैं तो फिर टॉर्क नहीं आएगा, फिर ओनली नेट फोर्स आएगा। लेकिन ये जनरल रिजल्ट है। जनरल रिजल्ट क्या कह रहा है, जनरल रिजल्ट बेटा साफ एक बात कह रहा है अपने को कि डाइपोल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं आएगा और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं आएगा। हाँ, स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है कि नेट टॉर्क जीरो आ जाए, और जैसे फर्स्ट वाले में भी हो सकता है कि जो हमने यूनिफॉर्म फील्ड रखा था उसमें स्पेशल केसेस में हो सकता है। वो स्पेशल केसेस जब हमसे क्वेश्चन में दिखेंगे तभी हम वहाँ पे बात करेंगे। तो स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है, बट जनरल रिजल्ट क्या कहता है, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। ये तो नॉन यूनिफॉर्म में होता है कि नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क नॉट जीरो, बट नॉन यूनिफॉर्म में दोनों ही जीरो नहीं होते, ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, व्हाट हैपन इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो है इज इंक्रीजिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग है। अब पहला कंडीशन क्या है, कैसे इंक्रीजिंग है, पैरेलल टू पी, और दूसरे में क्या है, एंटी पैरेलल टू पी। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बट कैसे बढ़ रहा है, पी की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और दूसरे केस में पी के अगेंस्ट बढ़ रहा है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, क्या होगा डाइपोल के साथ, डाइपोल किधर मूव करेगा, क्योंकि फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम इसमें देखते हैं कि डाइपोल का मूवमेंट किस तरह से होगा। तो चलिए पहले फर्स्ट केस को लेते हैं कि ई का डायरेक्शन पी की तरफ है और बढ़ रहा है, ई इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पी, ठीक है, मतलब ई और पी पैरेलल है। तो ई और पी पैरेलल है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ई और पी पैरेलल है, इसका मतलब क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे देखो, मैंने लिया इधर माइनस आई के प्ले लिया, इधर प्लस आई के प्ले लिया, और मैंने फील्ड किधर लिया है, इस डायरेक्शन में लिया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन भी उधर ही आना चाहिए। तो चलो ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू मैंने रख दिया, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू ये भी इधर ही है, तो जिधर पी है उधर ही ई है। ये खास बात है ध्यान रखने की। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि
पी और ई सेम डायरेक्शन में तो है, लेकिन पी की तरफ ही ई बढ़ रहा है, मतलब यहाँ मैंने थिन लाइन बना दी कि यहाँ ई कम है, यहाँ ई ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है? जहाँ पे प्लस क्यू है, और कहाँ कम है? जहाँ माइनस क्यू है। तो चलो फोर्सेज निकालते हैं पहले। अब देखो ये जो पी और ई पैरेलल है, इससे एक खास बात क्या हो गई कि जो फोर्सेज आएंगे वो कोलिनियर आएंगे, मतलब ये जो फोर्सेज हम कैलकुलेट करेंगे दे विल बी कोलिनियर। देखो माइनस क्यू पे फोर्स किधर आएगा? तो माइनस क्यू पे फोर्स आएगा फील्ड के अपोजिट। फील्ड किधर है? यहाँ पे वैल्यू है E1 और डायरेक्शन है ये वाली आई कैप। तो यहाँ फील्ड है E1 आई कैप, मतलब इधर है E1 आई कैप, ये फील्ड है। यहाँ फील्ड किधर है? E2 आई कैप, यहाँ ये फील्ड है। तो फील्ड है E1 E2 आई कैप, और E2 E1 से बड़ा है, क्योंकि इधर जाने पे फील्ड बढ़ रहा है, तो इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर वीक फील्ड है। E1 छोटा है, E2 बड़ा है। अब क्या होगा? माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अपोजिट, तो इधर लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज पे कितना लगेगा? माइनस क्यू इंटू E1 आई कैप, तो ये हो जाएगा क्यू E1 माइनस आई कैप। और दूसरे वाले पे किधर लगेगा? तो उस पर लगेगा प्लस क्यू इंटू E2 आई कैप, तो ये हो जाएगा क्यू E2 आई कैप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला फोर्स बड़ा है, इसलिए लेंथ बड़ी बनाई है, ये छोटा है। तो दोनों फोर्स अपोजिट तो आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, तो फिर नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो कौन सा फोर्स आएगा? नेट इधर आएगा, क्यू E2 में से क्यू E1 माइनस कर देंगे, और नेट किधर आएगा? आई कैप के डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स आएगा क्यू E2 आई कैप प्लस क्यू E1 माइनस आई कैप। तो नेट आ जाएगा क्यू टाइम्स E2 माइनस E1, और डायरेक्शन किधर आएगी? आई कैप में। आई कैप का मतलब किधर आएगी? आई कैप किधर है? जिधर P है उधर ही आई कैप है, उधर ही E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब डाइपोल पे नेट फोर्स आ गया, तो अब डाइपोल एक्सेलरेट होगा, मूव करेगा। किधर मूव करेगा? नेट फोर्स आई में आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर मूव करेगा? तो इधर वीक है, इधर स्ट्रॉन्ग है, तो वीक से किधर मूव करेगा? स्ट्रॉन्ग। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, ये जनरली बना लें अपना रूल, इसको लर्न रखें कि अगर एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन डाइपोल पे नेट फोर्स किधर आएगा? वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ आएगा, वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ आएगा। मतलब फील्ड की डायरेक्शन, डाइपोल किधर मूव करेगा? वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करेगा। सो इफ P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक पैरेलल है, देन नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल एक्ट टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव करेगा। ये बिल्कुल नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखना आपको कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, और P और E अगर सेम डायरेक्शन में है तो डाइपोल पे नेट फोर्स किधर आएगा? वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ आएगा, और डाइपोल वीकर फील्ड से किधर जाएगा? स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड केस में एंटी पैरेलल रख देते हैं। तो इसमें आप देखिए P अब की बार इधर है, ये P का डायरेक्शन है, और E तो आपका वही सेम वैसे ही है जैसे था आई कैप में। अब इसमें क्या होगा? P और E अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। P तो आपका किधर है? माइनस आई में है, और E किधर आपका? वैसे आई में ही है। तो अब ये कह रहा है कि E जो है वो बढ़ रहा है, पर P के अगेंस्ट बढ़ रहा है। तो P तो आपका इधर है, P तो इधर है आपका, और E इधर है, और इधर E बढ़ रहा है, मतलब यहाँ E ज़्यादा है और यहाँ पे E कम है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वही हमने E1 ले लिया वीक, और E2 ले लिया स्ट्रॉन्ग। E2 बड़ा E1 से। अब फोर्स किधर लगेंगे? तो देखिए इधर प्लस क्यू और माइनस क्यू पे देखते हैं। तो प्लस क्यू पे किधर लगेगा? तो प्लस क्यू पे फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो फील्ड किधर है? आई कैप में, तो इस पे लगेगा प्लस क्यू E1 आई कैप। फिर इस पे किधर लगेगा? माइनस क्यू पे, फील्ड के अगेंस्ट, तो इस पे लगेगा माइनस क्यू पे क्यू E2 लगेगा, बट माइनस आई कैप में। अब जब आप नेट फोर्स निकालेंगे तो आपने यहाँ दो फोर्स लिखे, क्यू E1 प्लस आई कैप प्लस क्यू E2 माइनस आई कैप। अब मैं माइनस आई कैप को कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया क्यू टाइम्स माइनस आई कैप कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्यू टाइम्स E2 माइनस E1। अब ये टर्म पूरा पॉजिटिव है क्योंकि E2 बड़ा है E1 से, तो ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स किधर आएगा? माइनस आई कैप में। तो फोर्स आएगा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब क्या हुआ
कि इधर की तरफ ये फोर्स आएगा फील्ड के अगेंस्ट, और डाइपोल किधर चलेगा, स्ट्रॉन्ग से वीकर रीजन की तरफ, तो डाइपोल इधर मूव करेगा। तो ऐसा कब होगा, व्हेन एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इक्वल टू 180 डिग्री। पहली चीज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए और पी और ई अपोजिट होने चाहिए। तो डाइपोल पी और ई एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री पर है, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रख दोगे तो नेट फोर्स किधर लगेगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ लगेगा। तो हमने दो सिंपल सी बात याद रख ली कि अगर पी और ई सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स जो है वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लगेगा, डाइपोल उधर जाएगा। लेकिन अगर पी और ई अपोजिट है तो फिर नेट फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ लगेगा, डाइपोल उसके अगेंस्ट जाएगा। तो ये हमें क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बच्चों अच्छे से, कि अगर पी और ई पैरेलल तो क्या होगा और एंटी पैरेलल तो क्या होगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप देखिए। तो ये मैंने तो इसलिए रखा है कि बोर्ड एग्जाम के आंसर के साथ ये हम कर चुके हैं ऊपर सारा काम, लेकिन केवल ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कि आप देखें कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है और आंसर की में आंसर कैसे आता है। तो देखो आप इधर, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो डाइपोल पे टॉर्क का एक्सप्रेशन पहले डेरिवेशन करना है, जो ऊपर हमने फर्स्ट किया है। व्हेन इट इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में। आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो इधर ध्यान से, तो ये जो इक्विलिब्रियम की बात आती है, तो इसके लिए मैं आपको भी एक टर्म लर्न करा रहा हूँ, वो लर्न रखें, बाकी सेकंड चैप्टर में इसका डेरिवेशन भी होगा। तो देखो पहली चीज़ होती है इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले टॉर्क का डेरिवेशन किया, तो वो डायग्राम हमने ऊपर बनाया था और डिराइव कर दिया था। तो यहाँ पे ये डायग्राम का हाफ मार्क्स है, और ये जो काम करेंगे आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी हाफ मार्क्स है, और फिर आंसर पे पहुँचेंगे उसका हाफ मार्क्स है, और फिर ये स्टेबल वाला कंडीशन बताएंगे उसका हाफ मार्क्स है। तो ऐसे करके मार्किंग होती है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखें। अब मैं इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहला तो सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क जीरो होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा जीरो होना चाहिए। अब पी और ई तो जीरो है नहीं, तो अल्टीमेटली साइन थीटा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। और ये दो केस में होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों ही केस में बच्चों क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है डाइपोल। तो ये दोनों केस हम ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, अब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम डाइपोल को रख देते हैं। ये दोनों ही कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली है। तो इसमें हम डाइपोल बना रहा हूं मैं। तो डाइपोल ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रखना है, जो कि हम सेकंड चैप्टर में डेराइव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो होती है माइनस पी कॉस थीटा। यह भी आपको लर्न रखना है। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर।
अब स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि दोनों ही इक्विलिब्रियम है, बट एक केस में दूसरा वाला जो केस है, जैसे डाइपोल इसके ऐसे रखा हुआ है, तो ये माइनस क्यू की बार इधर है, प्लस क्यू इधर है, तो ये जो है ये P जो है वो अपोजिट टू E हो गया। E बच्चों इधर है और P इधर है, तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालें तो जैसे इस केस में टॉर्क, तो इस केस में भी ज़ीरो आ रहा है। अब मैं कहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी निकालें आप, तो वो आएगी माइनस पी कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो ये हो गई माइनस पी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मिनिमम हो गई। अच्छा, इस वाले में भी निकाले, टॉर्क तो इस केस में भी ज़ीरो है, इक्विलिब्रियम तो ये भी है, और पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो ये हो गया माइनस पी कॉस 180, और कॉस 180 कितना है -1, तो माइनस पी इंटू -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया प्लस पी। तो देखिए इधर इस केस में ये आ गई मैक्सिमम, इस केस में ये आ गई मिनिमम, तो मिनिमम पोटेंशियल जो हो गई माइनस पी, और ये कब हुई जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, और इस केस में प्लस हो गई मैक्सिमम। तो जब क्या होता है टॉर्क 0 होता है, देखो अगर आपको इक्विलिब्रियम देखना है तो आपको सफिशिएंट है सिर्फ टॉर्क को देखना, वो 0 होना चाहिए, लेकिन स्टेबल अनस्टेबल देखना है तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी को भी देखना पड़ता है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपको ओनली ये देखना होता है कि इक्विलिब्रियम है तो आप टॉर्क से काम चल जाता, लेकिन स्टेबल अनस्टेबल देखने के लिए क्या भी देखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो जब टॉर्क 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो ये वाला जो ओरिएंटेशन होता है इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो केस होता है जब टॉर्क 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये वाला जो केस होता है इस वाले केस में होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमें याद रखना है। कई बार आपसे पूछेगा कि अगर उसको स्टेबल से अनस्टेबल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा होता है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स आपको स्टेबल से अनस्टेबल ले जाना है, तो इसका मतलब है कि 0 से 180 पे ले जाना है, तो U फाइनल मतलब अनस्टेबल स्टेट, ये फाइनल हो गई, और शुरू में किस में था, ये स्टेबल स्टेट में था, तो ये हो गई इनिशियल। तो कई बार हमसे पूछता है कि इसको स्टेबल से अनस्टेबल ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डिफरेंस ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। अनस्टेबल केस में कितनी है प्लस पी, स्टेबल केस में कितनी है माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस पी। तो इतना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल में इतना चेंज आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नेट टॉर्क भी लगता है, नेट फोर्स भी लगता है। सो ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, गलत है। टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, ये भी गलत है। ऑलवेज अ फोर्स एंड टॉर्क, तो ऑलवेज से इनका मतलब ही है जनरल कंडीशन है बच्चों। ये ऑलवेज का मतलब है इन्होंने इन जनरल बोला है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे हैं डिपिक्ट मतलब डायग्राम बनाना है, ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल फर्स्ट स्टेबल सेकंड अनस्टेबल। तो पहला है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट केस में आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम बनाना है, और सेकंड केस में अनस्टेबल वाला बनाना है। तो काम ऊपर कर चुके हैं, बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमने लिया, तो ये स्टेबल वाला डायग्राम हो गया, और ये बच्चों हमने जो काम किया है ये किस में आ जाएगा, ये अनस्टेबल में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
यस, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए इधर यहाँ पे क्या रखा है, बोला है टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी। यहाँ पे दो डाइपोल है ए बी एंड सी डी, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। तो इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, सॉरी। तो ये फर्स्ट वाला हो गया जिसका डाइपोल मोमेंट लेट से पी है। दूसरा है सी डी, उसका प्लस क्यू किधर है, देखिए इसका माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है। तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये वाला इधर हो जाएगा। ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, दोनों का पी है बच्चों, तो ये दूसरा वाला हो गया। कैप्ट एट 120 डिग्री, साफ ही दिख रहा है, ये एंगल इनके बीच में बन रहा है एंड ये गिवन है आपको 120 डिग्री, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट, तो आपको टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है इस सिस्टम का। तो दिस इज ए सिंपली दो वेक्टर्स को ऐड करने वाला प्रॉब्लम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे बच्चों, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, नेट निकालना है, तो पैरेललोग्राम लो से नेट निकालेंगे हम इसका, और दोनों इक्वल है तो बीच में से जाएगा नेट। सो वी विल फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो एक लाइन इसके पैरेलल बनानी है आपको, दूसरी इस वाले पी के पैरेलल बनानी है। ये पैरेललोग्राम आपको फॉर्म कर लेना है। फिर इसके बाद जो डायगोनल होगा वो नेट को बताएगा। सो दिस विल बी द पी नेट। अब जब दो वेक्टर्स थीटा एंगल पे होते हैं तो जो नेट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट है पी नेट, उसका बच्चों जो मैग्नीट्यूड होगा वो जाएगा अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 ट्वाइस P2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज P1, दिस इज ऑल्सो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस ट्वाइस P इंटू P, दैट इज P स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। बच्चों ये आपको याद रखना है, कॉस 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, इसको अच्छे से लर्न रखें, मैनी टाइम्स यूज़ होता है। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, तो हमारे पास ये आ जाएगा, कॉस 120 का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, दिस विल बी माइनस हाफ। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं ये जो 2 है इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो अगर आगे आप इसको प्रोसीड करते हैं तो आपके पास में बचेगा, ये ख़त्म हो गया, और ये माइनस साइन यहाँ, ये माइनस साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर बच्चों यहाँ माइनस बना देगा, और ये माइनस बनाते ही बच्चों ये दोनों भी कट जाएंगे, तो ओनली पी स्क्वायर का रूट बचेगा, दैट इज़ पी। तो यहाँ से जो पी नेट है वो हमारे पास कितना आ गया, पी आ गया। अब स्टूडेंट्स पी नेट तो हमारे पास आ गया, और उसका जो एंगल इधर से आएगा ये वाला एंगल जो आएगा ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स के अलोंग है, तो ये एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस मार्क कर देता हूँ, ये वाली, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप देखें तो ये पूरा एंगल बच्चों 90 बन रहा है, उसमें 60 माइनस कर दे तो पी और ई के बीच का जो एंगल जिसको हम थीटा बोलते हैं,
ये थीटा आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो अगर हम इस पर टॉर्क निकालना चाहें तो टॉर्क हो जाएगा टॉर्क ऑन दिस सिस्टम दैट इज पी नेट, नेट डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। पी नेट आ गया पी, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई है, और थीटा किसके बीच में एंगल लेना है, पी नेट और ई के बीच में, तो वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, साइन 30। सो टॉर्क ऑन दिस सिस्टम कितना आ गया स्टूडेंट्स, साइन 30 1/2 होता है, तो ये आ गया P/2। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बच्चों। देखिए बोर्ड का एक सॉल्यूशन है, इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप देखें इधर कि मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो देखो डायग्राम के हाफ मार्क्स है, सॉल्व किया उसके हाफ मार्क्स है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट, यस, तो इसके हैं 1.5 मार्क्स। तो 1.5 मार्क्स किसके आ रहे हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन जो आपने निकाली 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो नेट डाइपोल मोमेंट ये आ गया 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने डायरेक्शन लिख दी। तो इसके हैं बच्चों ये डायग्राम और ये कैलकुलेशन मिला के पूरे 1.5 मार्क्स। फिर नेट टॉर्क आपने निकाल दिया। अब नेट टॉर्क की डायरेक्शन आपसे पूछी है, तो पी और ये एक्स वाई प्लेन में है, तो टॉर्क किधर आएगा बच्चों, तो पी क्रॉस ई करना पड़ेगा। तो पी से ई फिंगर्स को घुमाओगे, अपनी थंब और फिंगर्स को पहले 90 पे ओपन रखना है, और फिर पी से ई घुमाओगे ना तो आपका थंब अंदर जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर आएगी, बाहर की तरफ हम z ले लें और अंदर -z, तो अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस इन्होंने पेपर के अंदर बनाई है, तो टॉर्क जो आएगा आपका वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ जाएगा, मतलब क्रॉस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा क्रॉस डायरेक्शन। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो नेगेटिव जेड आ गया ये सिंपली। तो दोनों के 1.5 मार्क्स इस तरह से ये बोर्ड में आता है। तो डायग्राम बनाना होता है अच्छे से, वैल्यू निकाला, फिर टॉर्क के लिए निकाल दिया आपने, ये टॉर्क का पार्ट है इसका। तो इस तरह से आपके मार्क्स डिवाइड होते हैं। तो इसलिए आप सीखें कि बच्चों आंसर कैसे लिखना है, मार्क्स तो उससे आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट दे रखा है, तो आपको P दे रखा है बच्चों 4 × 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर, अलाइन विथ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो P है ये बच्चों E के साथ 30 डिग्री पर है। दिस इज E वेक्टर, दिस इज P वेक्टर, एंड द एंगल इज 30 डिग्री। तो ये थीटा जो है ये 30 है, एंड E कितना दे रखा है बच्चों 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ना मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आपसे सिंपली पूछा है, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बेटा, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं P sin थीटा, मैग्नीट्यूड पूछा ओनली, और फिर वैल्यू डालना है P का वैल्यू 4 × 10⁻⁹, ऐसा यूनिट्स में ही है, 5 × 10⁴ एंड साइन 30। तो बच्चों ये 5 4 हो गया, तो 20 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे -9 + 4 -5 हो गई, इंटू साइन 30 इज 1/2। तो स्टूडेंट 2 से 20 को काट देंगे तो 10 आ गया, तो ये 10 की पावर -4 आ गया न्यूटन इंटू मीटर, विथ प्रॉपर यूनिट्स लिखने हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फॉर्मूला के मार्क्स हैं, कैलकुलेशन के मार्क्स है, फाइनल आंसर विथ यूनिट्स के मार्क्स हैं। तो आपको प्रॉपरली आंसर देना है। तो हमने डाइपोल का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग।
सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, समझ में आई होगी चीज़ें। रिवाइज करें, वीडियो को अगेन अगेन देखें, खुद के सेल्फ नोट्स भी बनाओ बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे भी फॉरवर्ड करो, बाकी बच्चों का बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।